सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। माँ ज्ञान भारती ग्रुप ऑफ एजुकेशन अंता में आपका ऑनलाइन क्लास के अंदर स्वागत है। हमने पूर्ववर्ती वीडियो में आपको मौर्य वंश और मौर्य वंश का प्रशासन बता दिया, फिर शुंग वंश आपको बता दिया, उसके बाद सातवाहन वंश भी आपको विस्तार पूर्वक समझा दिया। आज हम बात करते हैं गुप्त साम्राज्य 275 से 550 ईस्वी तक। अब देखो, गुप्त वंश की अगर बात करते हैं तो उत्तर भारत में कुषाण सत्ता 230 ईस्वी के लगभग समाप्त हो गई थी। कुषाण जो शासक थे उनकी सत्ता है ना 230 तक ईस्वी तक क्या हो गई थी, बिल्कुल समाप्त हो गई थी। भारत का एक बड़ा भूभाग शक मुरंडों के शासन में आ गया जो 250 ईस्वी तक शासन करते रहे। कौन? शक प्रजाति। इसके बाद बात करते हैं 275 ईस्वी में गुप्त वंश अस्तित्व में आया। गुप्त वंश अस्तित्व में कब आया? 275 ईस्वी में। ठीक है। इस वंश का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। इस वंश का जो संस्थापक है वो कौन है? श्रीगुप्त। ठीक है। गुप्त वंश का जो संस्थापक है मूल रूप से वो कौन है? श्रीगुप्त है। आगे देखो, समुद्रगुप्त ने स्वयं को प्रयाग प्रशस्ति में श्रीगुप्त का प्रपौत्र कहा। समुद्रगुप्त ने जो प्रयाग प्रशस्ति थी हरिशरण के द्वारा लिखित, उसमें समुद्रगुप्त ने क्या कहा कि मैं जो हूं श्रीगुप्त का क्या हूं? परपौत्र। ठीक है। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच गुप्त शासक बना। श्रीगुप्त के बाद कौन बना? घटोत्कच। घटोत्कच शासक बना। अब आगे देखो आप, इसकी उपाधि महाराज थी। इसने अपने आप को, इसको जो है उपाधि किसकी दी गई? महाराज की। ठीक है। अब बात करते हैं हम चंद्रगुप्त प्रथम की। 320 से 335 ईस्वी तक इसका शासन रहा। चंद्रगुप्त प्रथम देखिए आप, चंद्रगुप्त प्रथम। तीन सौ 20 से 335 तक देखो, इसमें आप घटोत्कच के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का शासक बना। उसने महाराजाधिराज की पदवी धारण की। देखो, सबसे पहले गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है। श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र घटोत्कच जो है क्या बना? शासक बना। घटोत्कच को महाराज की उपाधि से नवाजा जाता था। ठीक है। उसकी उपाधि घटोत्कच की क्या थी? महाराज। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम शासक बना। कौन बना? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। महाराजा धीराज ये उपाधि थी। जैसे घटोत्कच की महाराज की उपाधि थी, चंद्रगुप्त प्रथम की कौन सी उपाधि थी? महाराजा धीराज की उपाधि थी। ठीक है। उसने लिच्छवी वंशज कुमार देवी से विवाह किया। लिच्छवी वंशज मतलब लिच्छवी राजा था चेचट। मैं आपको बताऊं, आपकी किताब में उसका उल्लेख नहीं है, लेकिन लिच्छवी वंश राजा था चेचट। उसकी बहन कुमार देवी से क्या किया? विवाह किया। ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम ने 1319 ईस्वी में एक संवत चलाया, गुप्त संवत। गुप्त संवत की जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने स्थापना की 319 ईस्वी में। क्या बना? गुप्त संवत। गुप्त संवत का निर्माण किसने कराया? चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है। जो गुप्त संवत के नाम से जाना जाता है 319 ईस्वी में, इसका निर्माण किसने करवाया? चंद्रगुप्त प्रथम ने। अब हम बात करते हैं समुद्रगुप्त की। तो चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में आपने देख लिया कि पौत्र था किसका? श्रीगुप्त का। श्रीगुप्त का पुत्र था घटोत्कच जिसकी महाराज की उपाधि थी। उसके बाद शासक बना कौन? चंद्रगुप्त प्रथम, जिसने कुमार देवी थी लिच्छवी राजा कौन था? चेचट। उसकी बहन से कुमार देवी से विवाह किया और
319 ईस्वी में गुप्त संवत की क्या की स्थापना की, और सबसे बड़ी बात उसमें महाराजा धीराज की जो है उपाधि धारण की। अब हम बात करते हैं समुद्रगुप्त की। इसका जो शासन था 335 से 300 ईस्वी तक, 380 ईस्वी तक। अब इसमें देखो आप, चंद्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। देखो चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया, अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया, समुद्रगुप्त को। ठीक है, उसका आदर्श क्या था, उसका आदर्श क्या था, दिग्विजय और एकीकरण था। दिग्विजय मतलब दूसरे को जीतकर दूसरे राज्य को अपने राज्य में मिलाना, एकीकरण था। दिग्विजय और एकीकरण इसका मुख्य आदर्श था। ठीक है, वो साम्राज्यवाद में क्या करना चाहता था, विश्वास मानता था। साम्राज्यवाद की नीति में क्या करता था, वो विश्वास रखता था। उसके दरबारी कवि हरिसेन ने उसकी सैनिक सफलताओं का विवरण इलाहाबाद प्रशस्ति, उसका दरबारी कवि कौन था, हरिसेन। उसका दरबारी कवि था हरिसेन। इसने क्या किया, इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख में किया उसकी सैनिक सफलता। अब सैनिक सफलताओं से तात्पर्य क्या है, उसका आदर्श क्या था, एकीकरण और साम्राज्यवाद। ठीक है, दिग्विजय, दूसरे को जीतकर अपने राज्य में मिलाना, साम्राज्यवाद की नीति उसके देह में थी, उसका आदर्श था। तो सैन्य, उसने जब बाहर के राज्यों को अपने राज्य में मिलाया, युद्ध करके या प्रेम से कैसे भी, तो उसकी जो गाथा थी वो इलाहाबाद प्रशस्ति में उसका जो दरबारी कवि था कौन था, हरिसेन, उसमें हरिसेन के द्वारा व्याख्या की गई है। किसमें, इलाहाबाद प्रशस्ति में। इलाहाबाद प्रशस्ति में जो है इसकी क्या की गई है, व्याख्या की गई। देखो आगे, इस अभिलेख में उसी स्तंभ पर उत्कीर्ण किया है, उत्कीर्ण है जिस पर अशोक का अभिलेख उत्कीर्ण है। ठीक है, ध्यान दीजिए, यह अभिलेख उसी स्तंभ पर उत्कीर्ण है, मतलब लिखा गया है जिस पर अशोक का अभिलेख क्या है, उत्कीर्णित है। इसके द्वारा जीते गए 5 समूह में बांटा जा सकता है, मतलब जिन जिन राज्यों को इसने जीता समुद्रगुप्त के द्वारा, उनको 5 समूह में बांटा गया है। कि गंगा यमुना का दोआब, पहली चीज क्या जीती इसने, गंगा यमुना का दोआब। गंगा यमुना का दोआब। अब बात करते हैं हम दोआब क्या चीज होती है। तो दो नदियां जहां पर आकर मिलती है, ठीक है, उस स्थान को दोआब कहा जाता है। ठीक है ना, तो गंगा यमुना का दोआब मतलब उसके बीच का क्षेत्र, और दोआब के राज्य पूर्वी हिमालय के राज्य, पूर्वी विंध्य क्षेत्र के 8वीं राज्य, पूर्वी दक्कन और दक्षिण भारत के राज्य, और शक एक कुषाण राज्य, इतने सारे राज्य इसने क्या किए, अपने अधीनस्थ किए। इलाहाबाद प्रशस्ति के अनुसार वह कभी भी युद्ध नहीं आ रहा था। इलाहाबाद प्रशस्ति किसने लिखी थी, हरिसेन। उसमें उसकी सैन्य गाथाओं का विवेचन किया गया है हरिसेन के द्वारा। तो उसके माध्यम से ये बताया गया है हरिसेन के माध्यम से कि समुद्रगुप्त कभी भी युद्ध नहीं हारा था। ठीक है, समुद्रगुप्त के पास शक्तिशाली नौसेना भी थी। उसके पास क्या थी, शक्तिशाली नौसेना भी थी, मतलब जहाजी बेड़े उसके पास थे, अच्छे युद्ध आयुध थे उसके पास नौसेना के। ठीक है, जिसमें वो विदेशों से संबंध सुदृढ़ कर सका। समुद्रगुप्त अश्वमेध यज्ञ भी किया। समुद्रगुप्त ने क्या किया, अश्वमेध यज्ञ भी किया। उसके सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम लिखा मिलता है। अश्वमेध, उसके सिक्कों पर क्या मिलता है, अश्वमेध पराक्रम। किसके सिक्कों पर, समुद्रगुप्त के सिक्कों पर क्या मिलता है, अश्वमेध पराक्रम भी लिखा मिलता है। ठीक है, क्यों मिलता है, क्योंकि उसने बहुत सारे अश्वमेध यज्ञ का भी आयोजन करवाया था। ठीक है, वह ललित कलाओं में भी क्या था, निपुण था। कौन था, समुद्रगुप्त। ललित कलाओं में भी क्या था, निपुण था। उसे कविराज भी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है, या कविराज की उपाधि से भी उसको जो है नवाजा जाता है। वह संगीत में भी निपुण था। एक सिक्के पर उसकी आकृति वीणा बजाती हुई दी गई।
एक सिक्के पर जो उसकी आकृति है समुद्रगुप्त की, वो किस प्रकार की दिखाई गई है? वीणा बजाती हुई। वो विष्णु का भक्त था, स्वयं क्या था? विष्णु का उपासक था, अर्थात विष्णु का भक्त था, लेकिन दूसरे धर्मों का भी समान रूप से क्या करता था? आदर करता था। दूसरे धर्मों का भी क्या करता था? समान रूप से आदर करता था। ठीक है, ये समुद्रगुप्त। तो बच्चों, हम गुप्त वंश के शासकों की बात कर रहे हैं, जिसमें श्री गुप्त के बाद घटोत्कच मैंने आपको बताया, महाराज की उपाधि से नवाजा गया। उसके बाद मैंने आपको चंद्रगुप्त प्रथम बता दिया, जिसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी, ठीक है, लिच्छवी चैचट की बहन, लिच्छवी वंशज था चैचट, उसकी बहन कुमार देवी से उसने विवाह किया और गुप्त वंश की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की 319 ईस्वी में। मैंने ये भी आपको बता दिया। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम के बाद शासक कौन बना? समुद्रगुप्त बना। ठीक है, प्रयाग प्रसिद्धि अर्थात इलाहाबाद प्रसिद्धि में हरिशरण के द्वारा निर्मित, उसमें उसकी सैन्य क्रियाओं को बताया गया है ना, संगीत में निपुणता, सारी चीज उसमें आपको समझा दी। अब आप उसके बाद हम बात करते हैं उसका ही उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय। उसके बाद शासक बना गुप्त वंश का चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का क्या था? पुत्र था। कौन था ये? समुद्रगुप्त का क्या था? पुत्र था। उसका नाम देवराज और देवगुप्त में मिलता है। क्या नाम मिलता है इसका? देवराज और देवगुप्त। किसका नाम? चंद्रगुप्त प्रथम का नाम देवराज और देवगुप्त भी जाना जाता है। उसने अपने साम्राज्य को विवाह संबंधों और विजयों द्वारा बढ़ाया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया है ना, बाहर के राज्यों से या तो विवाह किया या फिर क्या किया, युद्ध करके विजय प्राप्त करके भी उसके राज्य को क्या किया, अपने राज्य में मिलाया। दो नीतियां अपनाई, विवाह और बताओ विवाह और विजय। ठीक है, उसने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह, किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक राजा रुद्रसेन से किया। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पुत्री थी क्या नाम था उसका? प्रभावती। उसका नाम याद रखिए, प्रभावती का विवाह वाकाटक नरेश, ठीक है, वाकाटक नरेश रुद्रसेन, किससे किया? वाकाटक नरेश रुद्रसेन से। किससे किया? वाकाटक नरेश रुद्रसेन से किया, जिसकी मृत्यु के पश्चात प्रभावती अपने छोटे पुत्र को गद्दी पर बैठाकर राज्य की वास्तविक शासक बन गई। अब वाकाटक नरेश रुद्रसेन की मृत्यु हो गई, प्रभावती का विवाह रुद्रसेन से किया, मतलब करवाया किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। लेकिन किसी कारणवश रुद्रसेन की मृत्यु हो गई, तो अपने छोटे से पुत्र को लेकर, मतलब उसको शासक बनाकर प्रभावती ने क्या किया? अपना शासन संभाला। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी मालवा और गुजरात को भी जीता। क्या क्या जीता इसने? पश्चिमी मालवा और गुजरात को भी जीता। उज्जैन को उसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया। देखो आप ध्यान दीजिए, उसने द्वितीय राजधानी किसको बनाया? उज्जैन। किसने बनाया राजधानी? कौन से नंबर की? सेकंड नंबर की राजधानी उज्जैन को बनाया। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। शक विजय के पश्चात विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। आपके अगर क्वेश्चन आ जाता है आपके पेपर के अंदर कि शक नामक जाति गुप्त वंश के कौन से शासक के समय आई? शक भी एक बर्बर जाति थी। ठीक है, अब आप वहां ध्यान रखिएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय शक आए और शकों का दमन करने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय को शकारी भी कहा जाता है। और शकों पर विजय प्राप्त करने के उपरांत इसको एक उपाधि दी गई विक्रमादित्य। इसको एक शकों का दमन करने के बाद इसको कौन सी उपाधि दी गई? विक्रमादित्य। ठीक है, और शकारी भी इसको कहा जाता है क्योंकि शक इसके समय आया और शकों का इसने दमन किया। ठीक है, अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन से किया। रुद्रसेन के मरने के उपरांत कोई कारणवश वो मर गया, तो अपने छोटे से पुत्र को गद्दी पर बैठाकर प्रभावती ने अपने राज्य की शासन व्यवस्था को चलाया। ठीक है, और चंद्रगुप्त द्वितीय ने मालवा और गुजरात को जीतकर उज्जैन को क्या किया? अपनी द्वितीय राजधानी बनाया। शक विजय, मैंने आपको बता दिया कि शक जो बाहरी विदेशी जाति थी वो भारत में आई। उस समय किसके समय आई? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। आने के उपरांत
चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया, इनको समूल रूप से नष्ट किया या हराया। तो उनका दमन करने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय को देवराज और देवगुप्त के अलावा शकारी भी कहा जाता है। और विक्रमादित्य की उपाधि अगर आपसे पूछा जाता है कि विक्रमादित्य की उपाधि से क्यों नवाजा गया, तो शकों का दमन करने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। आगे देखो, अब चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद बात करते हैं हम कुमारगुप्त की। तो कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य के भी नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त शासक बना। कुमारगुप्त को ही नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। मतलब नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया? नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण नालंदा विश्वविद्यालय का जो है निर्माण करवाया कुमारगुप्त। ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, तो आप याद रखिएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण या उसका संस्थापक कौन है? तो कुमारगुप्त है, ठीक है। और एक सबसे बड़ी बात, सर्वाधिक अभिलेख अगर हम बात करते हैं तो भी कुमारगुप्त के समय ही लिखे गए गुप्त वंश में, ठीक है। उसका राज्य सौराष्ट्र से बंगाल तक फैला था। अपने राज्य के अंतिम दिनों में उसे पुष्यमित्र से विद्रोह का सामना करना पड़ा। पुष्यमित्र से अंतिम दिनों में उसने किससे सामना करना पड़ा? पुष्यमित्र से। अब हम बात करते हैं स्कंदगुप्त की। स्कंदगुप्त की बात करते हैं हम। 455 से 467 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। स्कंदगुप्त ज्येष्ठ पुत्र न होते हुए भी राज्य का शासक बना। मतलब कुमारगुप्त का ज्येष्ठ मतलब बड़ा पुत्र नहीं होने के बाद भी ये जो है गुप्त वंश का शासक बना। जूनागढ़ अभिलेख द्वारा ज्ञात होता है, जूनागढ़ अभिलेख द्वारा ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार भी करवाया, ठीक है। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो आप याद रखिएगा कि सुदर्शन झील का मौर्यों द्वारा निर्मित, मौर्य वंश का जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। तो उस झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया? गुप्त वंश के शासक स्कंदगुप्त ने, ठीक है। आगे देखो, जूनागढ़ अभिलेख में इस बात का उल्लेख है कि सिंहासन पर बैठने के समय स्कंदगुप्त को मलेच्छों के रूप में हुर्रियत हूणों से जूझना पड़ा। आपको यह भी याद रखना है कि हूण जो प्रजाति थी, बर्बर थी, ठीक है, बाहरी विदेशी आक्रांता थे, वह भारत में किसके समय आए? कौन से गुप्त वंश के समय आए? तो याद रखिएगा, हूण जो प्रजाति थी वह स्कंदगुप्त के समय आई। मिहिर कुल और तोरवाड़ नामक, याद रखिएगा, आपकी बुक्स में नहीं है लेकिन मैं बता देता हूं। एक तो मिहिर कुल और तोरवाड़, ये क्या थे? हूण शासक थे जो स्कंदगुप्त के समय भारत में आए और स्कंदगुप्त ने इनको क्या किया? पराजय किया, मतलब इनका दमन किया। जूनागढ़ अभिलेख में इस बात की व्याख्या की गई है, ठीक है। स्कंदगुप्त ने अंततः हूणों को पराजित किया और सुदर्शन झील का पुनरुद्धार भी इसने किया, जीर्णोद्धार भी इसने किया। जो मौर्य वंश ने जिस झील का निर्माण कराया था, सुदर्शन झील का, उसका जीर्णोद्धार या पुनरुद्धार भी इसने करवाया था। और हूण जो जाति थी, बर्बर मलेच्छ जो जाति थी, उसके मैंने शासकों के नाम आपको बता दिया, मिहिर कुल और तोरवाड़ इसके समय आए और अंततः स्कंदगुप्त इन दोनों को पराजित करके खदेड़ दिया गया, ठीक है। धन्यवाद।